वेलकम टू काजी फिज़िक्स क्लासेस। मैं कलीमुद्दीन काजी और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर। मैं आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये जो चैप्टर है ये काफ़ी हमारे लाइफ से जुड़ा है, मतलब हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी सोसाइटी से काफ़ी जुड़े वाला है। जैसे कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के विदाउट आज जो है तो हमारी सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे घर में जो टीवी चलता है या आप जो इस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हो या फिर डेस्कटॉप पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, वो भी जो चल रहा है किसके बेसिस पे चल रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे। हमारे घर का फ़ैन, ट्यूबलाइट हो गए या जो भी हमारे अप्लाइंसेस है, बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं जो किस पे चलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो ये इसलिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती कैसे है। ये जानने के लिए हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और ये ऑलरेडी आप इसके बेसिक के बारे में आप 9th और 10th में पढ़ रखे हो आप लोगों ने। और ये चैप्टर से रिलेटेड क्या बात है, ये ख़ास बात क्या है इस चैप्टर से रिलेटेड कि ये 9th और 10th का ही फिर से आपको रिकॉल कराएगा और 11th और 12th में आपको ये फिर से मिलेगा। अब 11 हमारे स्टेट बोर्ड के हिसाब से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के हिसाब से जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से इसका कुछ पोर्शन 11th में रखा है, कुछ पोर्शन 12th में रखा है। ओके, और एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा की पूरा पोर्शन जो है 12th में है इसका। तो हम 11th में भी पढ़ने वाले, 11th के इसके हिसाब से 12th में पढ़ने वाले, लेकिन हम ये पूरा कंप्लीट चैप्टर ही कर देंगे। हमारा एनसीईआरटी का भी हो जाएगा, नीट का, जेई का, जो भी हम करने जा रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो नीट और जेई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर, ज़्यादा इन द सेंस इससे आप 2 से 3 क्वेश्चन एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन मतलब 8 से 12 मार्क आपसे इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ना है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारे सोसाइटी का जो है आज ये बैकबोन बन गया इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम सोसाइटी को या फिर हमारे जो वर्ल्ड को हम जो है इमेजिन नहीं कर पा रहे आजकल, है ना। कुछ भी अगर से थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है या करंट चला जाता है तो अरे ओ माय गॉड, ऐसे मतलब कुछ वर्ड हमारे से निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर होता क्या है, अगर से ये हम जान लेते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा इलेक्ट्रिसिटी को समझना, या फिर जो हम जो आज हमारे अप्लायंसेस चलाते हैं उसको, उसके बारे में जानने के लिए हम आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस की मोशन के बारे में बता रहा है आपको। अब बात आ रही है चार्जेस। अब मोस्टली इसके अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कौन से चार्जेस? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ें किसके बेसिस पे ऑपरेट होती है? कौन सी चीज़ है इसके लिए जो हमको यहाँ पे टीवी पे हम स्क्रीन मतलब हम स्क्रीन पे कोई मूवी देख सकते हैं, या फिर हम न्यूज़ देख सकते हैं, या फिर हम सीरियल्स देख सकते हैं, या हम मोबाइल पे हम एंटरटेनमेंट का हम मज़ा ले सकते हैं, इवन तो हम कॉल वगैरह कर सकते हैं, या फिर हम गर्मी के दिनों में फ़ैन एसी चला सकते हैं, या फिर हम ठंडा पानी पी सकते हैं रेफ्रिजरेटर का यूज़ करके, या वॉशिंग मशीन चला लो, जो भी है। इसका जिम्मेदार मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से सारी चीज़ें। अब ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं। एज वी नो दैट यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, हम जानते हैं यूनिवर्स जो बने वाला है वो यूनिवर्स मैटर से बने वाला है। और मैटर ऑलरेडी जानते हो आप कौन से मैटर्स है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो हर तरफ आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस दिखेगा, क्योंकि यूनिवर्स है तो यूनिवर्स क्या है? मैटर से बनने वाला है। और मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 tiny particles, those are called as electron, proton and neutron। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनने वाला है। तो आपको हर जगह, हर मैटर में क्या मिलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, अब अगर से बेसिक में हम देखते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है किसी न्यूक्लियस के अबाउट में रिवॉल्व होते हैं ऑर्बिट के अंदर। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक न्यूक्लियस लिया जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मान के चलते हम, और ये हो गया आपका ऑर्बिट। तो यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है और ये न्यूक्लियस के चक्कर काटते जा रहा है। यहाँ पे मोशन में है इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी मोशन हमारे फैन तक
पहुंच नहीं पा रही है, या इसकी मोशन की वजह से जो हमारा फ़ैन चलेगा वो नहीं फिर सकता, मतलब वो फ़ैन जो चलने वाला है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई हमको क्या बोलेंगे उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं फिर इसको यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं इस ऑर्बिट से। और कौन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं मोस्टली? जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर से बाहर निकल जाते हैं तो जाहिर सी बात है हमको एक फ्लो मिलेगा उन इलेक्ट्रॉन्स का, उन चार्जेस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसको चार्जेस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसकी वजह से हमको अभी यहाँ पे क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। अब ये देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर से हम मानते एक स्टोरी है तो इस स्टोरी के 3 मेन किरदार हैं। मतलब आपको ये चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, इस स्टोरी के 3 मेन किरदार हैं। पहला वाला है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा वाला है पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा वाला है रेजिस्टेंस। अगर से हम किसी मूवी को अगर से इसको इमेजिन करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिक ऐसी मूवी है जिसके अंदर हीरो कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और हीरोइन कौन है? इलेक्ट्रिक करंट है, और रेजिस्टेंस इज द विलन ऑफ दैट मूवी, ऑफ दैट स्टोरी। ओके, ये विलन होगा, मतलब यहाँ पे मोगैम्बो की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मोगैम्बो किस तरीके से खुश हो सकता है, मोगैम्बो किस तरीके से फाइट कर सकता है, हम देखते हैं इसके अंदर, है ना। तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आर 3 बेसिक पिलर्स और 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हम एक कैरेक्टरिस्टिक को पूरे, मतलब ये कैरेक्टर्स, ये किरदार को हम जानने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, इनका रोल क्या है। तो हमने अभी देखा जैसे कि इलेक्ट्रॉन की मोशन है, इलेक्ट्रॉन तो मूव हो रहा है, यहाँ पे रैंडमली मूव हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट है, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते, हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाते इलेक्ट्रॉन्स को, तब जाके हमको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। सो रेट ऑफ flow of electric charges is called as electric current. So what is electric current? एक flow है इलेक्ट्रॉन का, करंट को हम flow बोलते हैं वैसे भी इंग्लिश में। ओके, तो flow of electrons और flow of electric charges is called as electric current. तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे अपन? तो चार्ज Q is represented as a electric charge, ओके, और T is time, चार्ज पर यूनिट टाइम, कितने सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इसको। या रेट ऑफ फ्लो ऑफ, तो अपने को पता है करंट, अब यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद हर बार सेम नहीं होगी, कभी 5, कभी 10, 15 ऐसे इस तरीके से फ्लो होते रहेंगे। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। ओके, दिस करंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस करंट। ये करंट को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज करंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एवरेज करंट। इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के बारे में हम और आगे डिटेल में देखते हैं, फिलहाल हम इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज करंट इज इक्वल टू Q by T। ये फॉर्मूला है, इसका एसआई यूनिट क्या रहा है? एसआई यूनिट इज एम्पियर। Now let's see next characters of this current electricity, potential difference. So what do you mean by potential difference? Work done per unit charge to bring the charge from one potential to another potential is called as potential difference. ये आपने 9th में या 10th में पढ़ रखी होंगी डेफिनेशन, उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको कि किसी एक यूनिट चार्ज को, किसी एक चार्ज को एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पे लेके जाने के लिए जो वर्क लगता है, उस वर्क के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम वन पोटेंशियल टू अनदर पोटेंशियल। एक सपोज यहाँ पे चार्ज है, इस चार्ज को मैं किसी और पोजीशन पे, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन पे लेके जाने के लिए जो इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसको लेके जाने के लिए कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। उस चार्ज पे किया गया वर्क, इस चार्ज को मैं ए से बी तक लेके जा रहा हूँ, तो उस चार्ज पे जो किया गया वर्क है उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज, क्योंकि इसको अक्सर वोल्टेज में ही आजकल हम जो बोलते हैं इसको वोल्टेज में ही बोलते हैं, या फिर आप जो टेक्निकल पर्सन हैं जो आपके साथ घर पे इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं वो उसको वोल्टेज ही बोलते हैं।
ओके, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते इसको। सो V इज इक्वल टू W/Q। व्हाट इज W? W इज अ वर्क डन एंड Q इज अ चार्ज। तो V is called as potential difference to W/Q. And what is resistance? Opposition to the flow of charges is called as resistance. मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस एक विलन की तरह काम करता है। विलन क्या करता है? हीरो और हीरोइन को मिलने से रोकता है। ओके, हीरो और हीरोइन को, तो हीरोइन को रोकने वाली चीज़ कौन सी है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। हीरोइन को हीरो तक पहुंचने देने वाली कौन सी है? सपोज ऐसे एक स्टोरी मानते हैं अपन, ऐसा कोई है नहीं एक्चुअल में, लेकिन हम एक स्टोरी की तरह इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो ये मोगैम्बो है हमारे फिल्म का, ये हीरो और हीरोइन को मिलने नहीं दे रहा है, तो फ्लो ऑफ अपोजिशन, अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपके बेसिक डेफिनेशन। तो इन तीनों टर्म्स को आई होप समझ में आए होंगे आपको डेफिनेशंस। ये तीनों टर्म्स को हम समझने जा रहे हैं ओम्स लॉ के थ्रू। तो है क्या एक्चुअली? देखो अभी ये रोल जो है हमने देखा था, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कि मान लो हमारे पास कोई एक करंट है, एक कंडक्टर है हमारे पास इस तरीके से। अब कंडक्टर है तो आप जानते हो कंडक्टर में काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, उसको हमने एक बैटरी लगा दिया, या फिर इसको हम एक सेल लगा दिया, बोलेंगे हम बैटरी और सेल, ठीक है, जो हमको क्या देने वाली है? पोटेंशियल डिफरेंस देने वाली है। तो एक कंडक्टर है, एक मेटल है, मेटल के अंदर हमने अगर से देखा गया तो लास्ट ऑर्बिट में काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमने को। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे हम क्या करेंगे? एक फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स लगाने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर से इसको और अच्छे से समझना है कि भाई पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, मान लो कि आप स्कूल के दिन, अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल के दिन कहाँ से याद दिला रहे सर आप लोग, है ना। तो मान लो कि स्कूल में जब आप स्कूल में पहुँचते हो तो आपकी प्रेयर के पहले आप जब ग्राउंड में गैदर होते हो, ओके, जहाँ पे आपकी असेंबली होती है, जहाँ पे आपकी प्रेयर्स वगैरह होती है, तो वहाँ पे आप असेंबल होते हो, तो आप एक रैंडम डायरेक्शन में ठहरे हुए रहते हो। कोई इधर से उधर से बात कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है ना। तो जब कोई एक टीचर आते हैं, या फिर आपके सपोज पीटी टीचर आ गए, वो टीचर आने के बाद आप क्या एक क्यू में खड़े हो जाते हो, एक क्यू में, मतलब बिफोर प्रे आप कैसे हो, किधर भी कैसे भी घूम रहे हो, वहाँ पे कोई टीचर नहीं है सुपरवाइज करने वाला आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बैटरी नहीं है, तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा होगा, ये इधर दौड़ रहा होगा, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा होगा, राइट है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ये ऐसे दौड़ रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ यहाँ पे दौड़ रहा होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ रहे हैं यहाँ पे, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन में है, मतलब बिफोर प्रेयर जो स्टूडेंट्स है इधर उधर दौड़ रहे हैं, ओके। जैसे भी कोई पीटी टीचर आता है तो वो क्यू में ठहर जाते हैं, एक लाइन बना के ठहर जाते हैं, एक डिसिप्लिन में आ जाते हैं। और डिसिप्लिन के बाद जब प्रेयर वगैरह होती है, उसी डिसिप्लिन के थ्रू लाइन बाय लाइन क्या होते हैं, वो अपने अपने क्लास को पहुंचते हैं, उसी डिसिप्लिन में जा रहे हैं वो। तो उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत है, एक टीचर की जरूरत है। वहाँ पे स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए एक टीचर की जरूरत है। उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेजने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इनकी वजह से हमको करंट नहीं मिलने वाला है, तो हमने यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई किया। और ये फोर्स क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, सपोज ये इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिला, मतलब ये जो इधर इधर घूम रहे थे, इनकी एक क्यू बन गई, एक इनका एक स्ट्रेट लाइन में एक डायरेक्शन मिल गया इन लोगों को कि चलो अब अपने को इधर जाना है, ओके। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन सब निकल रहे, दौड़ पड़े हैं, सपोज एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहे हैं। इस तरीके से फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ उसको, देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे अभी यहाँ पे जाने वाले हैं कंडक्टर में, इनको कैसे डिसिप्लिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से एक क्यू बन गया इनका। ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए नेगेटिव बता रहा हूँ आपको। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो रहे। अब किस डायरेक्शन में फ्लो रहे ये भी पता चल रहा है आपको, कि जहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल यानी कि हायर पोटेंशियल है वहाँ पे दौड़ रहे अपन बोलते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे भी, लोअर पोटेंशियल से, दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पॉइंट पोटेंशियल को हम बोलते हैं, या पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे, हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल। और ये जो नेगेटिव है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर पोटेंशियल, इसको हम बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको डिसिप्लिन मिल गया है।
अब ये जब अट्रैक्ट हो रहे तो जाहिर सी बात है इन पे फोर्स लगेगा तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और फोर्स लगेगा आगे बढ़ेंगे, और फोर्स लगेगा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको इनका फ्लो मिलना शुरू हो गया। और जस्ट हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मीन बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, और इलेक्ट्रिक चार्जेस में मोस्टली मैं किसकी बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको यहाँ पे करंट मिलना स्टार्ट हो गया। करंट किसके वजह से मिला, हमने एक बैटरी लगा दिया। इस बैटरी का जो पोटेंशियल है या एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन तो खुद से जाने वाले नहीं है, जा रहे थे क्या, नहीं खुद से नहीं जाने वाले थे, ये इधर उधर दौड़ रहे थे लेकिन खुद से एक डिसिप्लिन लाइन में नहीं जाने वाले थे। तो उसी तरीके से फॉर एग्जांपल ग्राउंड में अगर से असेंबली नहीं हो तो हम क्या सोचते हैं, चलो आज क्लास में कहीं को जाना है, आज छुट्टी है, डिक्लेयर हो गए, चलो रैंडमली अभी अपने घर पे हम निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब टीचर गैदर हो रहे हैं, टीचर आपको बुला रहे हो तो चलो निकलो, हम अभी आपको क्लास मतलब एक डिसिप्लिन में एक लाइन क्यू बना के आप एक क्लासरूम में अपने क्लासरूम में एंटर करते हो। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनको एंटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने वाली चीज़ कौन सी है, पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको हम क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज। और उस फोर्स को भी नाम ये दिया गया है, इसके ईएमएफ भी बोलते हैं, हम बाद में आगे पढ़ने वाली ईएमएफ ऑफ अ सेल, तो ईएमएफ भी बोलते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस को। और इसका यूनिट क्या है, वोल्टेज है, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। ओके, तो वोल्टेज जैसे जैसे हम प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज है, दौड़ रहे किधर, पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है नेगेटिव से किधर रहती है, पॉजिटिव की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन ऐसे एज्यूम की गई है कि करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो दिस करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट। याद रखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इज ऑलवेज अपोजिट। ओके, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट इज ऑलवेज अपोजिट। तो जो करंट हम मानते हैं दैट करंट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट मिलता है दैट करंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। उस करंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट कहाँ से कहाँ दौड़ता है, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल। तो याद रखो, हम पूरे सिलेबस के अंदर कन्वेंशनल करंट को एज्यूम करने वाले हैं, कन्वेंशनल करंट के हिसाब से। अब इसकी बात क्या है, ये इसको कन्वेंशनल करंट को हम क्यों यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं, ये भी देख लेते हैं। इसका भी रीजन क्या है, देखो उसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, आपके घर के ऊपर, आपके छत के ऊपर जो है एक पानी की टंकी रखी वाली है, वाटर कंटेनर है ना। उसकी कैपेसिटी आप 1000 लीटर 500 लीटर जो भी है आप जैसे ले सकते हो उसके हिसाब से। ये आपके घर के ऊपर, हर एक के घर के ऊपर पानी की टंकी होती है अक्सर, ठीक है। उससे हमने कुछ इस तरीके से कनेक्शन लिया है ताकि हम पानी नीचे यूज़ कर सके, है ना। तो हमारे घर के ऊपर अगर से मैं सपोज ये फ्लोर के ऊपर रख दे रहा हूँ या रूफ के ऊपर रख दे रहा हूँ मैं टंकी, तो यहाँ पे हमने एक टैप लगा दिया। ये टैप लगा देने के बाद आप यहाँ पे जब चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर अब मुझे बताओ फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है वाटर का। ये अभी ऊपर है, थोड़ा हाई लेवल पे है, इसलिए हमने इसको हायर पोटेंशियल बोल दिया, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल है। और ये लो लेवल पे हमारा बकेट है, तो बकेट नीचे मतलब पानी का फ्लो कैसा रहेगा, हायर पोटेंशियल से हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, बराबर है। तो पानी कहाँ से आ रहा है आपको पूछा गया, तो पानी कहाँ से आने वाला है, ऊपर टंकी से आ रहा है। तो हमारे लिए कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ये इस तरीके से करंट फ्लो होगा, इस तरीके से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है हायर पोटेंशियल से। तो यहाँ से इजीली करंट फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल, हाई लेवल पे इसलिए, और ये लो लेवल पे इसलिए हम लोअर पोटेंशियल अज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन इस पानी के, इस टंकी के अंदर पानी आया कहाँ से, ये टंकी के अंदर पानी हमने लाया कहाँ से, कि हमारे पास कोई बोर वगैरह होगा पानी का वगैरह जो है ना, जो ज़मीन से हम इसको पानी, मतलब पानी का एक्चुअल फ्लो हो रहा कहाँ से कहाँ पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। पानी इधर से इधर दौड़ रहा है,
जैसे हम बोर वगैरह या पानी के जो भी हमारे पास सोर्सेस होंगे, उस सोर्स से हम पानी यहाँ पे टंकी के अंदर फिलअप कर रहे हैं। ओके, तो पानी का फ्लो एक्चुअल कैसा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी कि पानी यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। और करंट के हम डायरेक्शन हम क्या मान रहे हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, हायर से लोअर की तरफ, हायर से लोअर की तरफ, मतलब हमारा कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है करंट की डायरेक्शन। सो कन्वेंशनल करंट इज ऑलवेज अज्यूम्ड एज ए डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज अज्यूम्ड एज ए पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये हमेशा याद रखना है अपने को, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट अगर से इधर जा रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर रहेगा, मतलब बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, बैटरी के पॉजिटिव के डायरेक्शन के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज करंट, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, डायरेक्शन के बेसिस पे बताया गया है। ओके, डायरेक्शन के बेसिस पे हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बात आती है फिर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का रोल क्या है, जैसे अभी बताया आपको मैंने, चलो उसको और एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है इसके अंदर। तो करंट यानी कि क्या है कि ये कंडक्टर के अंदर से कंटिन्यू, सर्किट के अंदर से कंटिन्यू फ्लो बरकरार रहना, इसके लिए हमको क्या रखना पड़ रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते जाना पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो आप अगर से कभी पार्क में वगैरह गए होंगे, ठीक है, सपोज इस तरीके से पार्क में स्लाइडर लगा वाला है, इस तरीके से पार्क में हमारे क्या है, स्लाइडर लगा वाला है, ठीक है। ये स्लाइडर है, गार्डन में बच्चे खेलते हैं ना स्लाइडर पे, ठीक है। यहाँ से बच्चे क्या हो रहे हैं, स्लाइडर से स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे हैं सपोज, ठीक है। अब ये बच्चे हायर पोटेंशियल से कहाँ पे पहुँच रहे हैं, मान के चलेंगे हम लोअर पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे। तब इनको कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कोई ना कोई एक बंदा होना पड़ेगा यहाँ पे, जो क्या करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ मैं, जो क्या कर रहा है, बच्चों को यहाँ से उठा के फिर से यहाँ पे रख दे रहा है। देखो ये स्लाइडर है, ये फिसल गंडा है हमारा, तो ये फिसल बंडे के ऊपर से अगर से बच्चे स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फिसल बंडा इस तरीके से है, तो इस पे से क्या हो रहा है, स्लाइड होते हुए नीचे आ रहे हैं, तो वापस यहाँ पे पहुँचाने के लिए इनको क्या है, कोई ना कोई एक बंदा क्या कर रहा है, उठा के यहाँ पे वापस इनको रख दे रहा है, फिर से बच्चे जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल एक बच्चा अपने पापा के साथ गया है, तो उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसका छोटा सा बच्चा है, वो खुद से आ नहीं सकता वहाँ पे, तो बच्चा स्लाइड होते हुए नीचे आ रहा है। अब ऊपर जाने के लिए उसके पापा क्या कर रहे हैं, उसको बार बार ऊपर रख दे रहे हैं उसको, फिर से वो स्लाइड होकर नीचे आ रहा है, फिर से वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो उसका एक फ्लो बरकरार रखने के लिए हमको यहाँ पे कोई ना कोई एक फोर्स चाहिए, कोई ना कोई एक पोटेंशियल चाहिए। वो पोटेंशियल हमको दे रहा कौन, यहाँ पे दैट बैटरी और दैट सेल। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, इस ग्रेविटी के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन को, जैसे कि इस ग्रेविटी के अपोजिट में, ये तो किसकी वजह से आ रहे हैं नीचे, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहे हैं, और तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, इसको ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर उठा के रख दे रहा है फिर से। तो इसको कुछ ना कुछ काम करना पड़ रहा है, कुछ फोर्स लगा के यहाँ पे काम करके इसको रख देना पड़ रहा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो ये फ्लो बरकरार रखने के लिए, कंटिन्यूस फ्लो बरकरार रखने के लिए हमारे पास एक फोर्स जरूरी है, एक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। दैट इज वाई वी नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस। उसीलिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, हमको ईएमएफ की जरूरत होती है इसके अंदर, या सेल की जरूरत है करंट का फ्लो बरकरार रखने के लिए। ओके, सो जैसे कि हमारे पास अगर से जब तक सप्लाई आ रहा है घर पे, जब तक सप्लाई आ रहा है तब तक हमारे पास हर इक्विपमेंट चालू है। सप्लाई अगर से जाता है तो हमारे पास इक्विपमेंट बन रहते हैं। अब तुम बोलेंगे सर इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर भी कि जब तक चार्ज है तब तक ही तो सप्लाई दे पाएगा, और जैसे भी उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, वो पहुंचा पाएगा कि अब तक सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा, या फैन वगैरह चालू कर पाएगा कि नहीं चालू कर पाएगा। तो ये सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और सप्लाई दे रहा कौन हमको, यहाँ पे बैटरी या सेल, और उसके फोर्स को, उसके प्रेशर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक पोटेंशियल से डेफिनेशन क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए हम वर्क कर रहे हैं। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है,
अब ये रेजिस्टेंस क्या है, तो ये रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसको क्या कर रहा है, थोड़ा अपोज कर रहा है। उसको क्या करेगा, अपोज कर रहा है। मतलब मैं अगर से इसको हमारे जनरल लैंग्वेज में बोलूं, इट एक्ट्स एज ए स्पीड ब्रेकर। किसकी तरह काम करेगा ये? स्पीड ब्रेकर। जैसे आप एक रास्ते पे जा रहे हो, तो रास्ते पे आपको एक प्लेन रोड है, मान के चलो ये रास्ता है आपका, एक रोड है इस तरीके से, इस रोड के ऊपर कुछ इस तरीके से गड्ढे वगैरह या फिर हम ब्रेकर मान के चलेंगे, ठीक है। चलो इस तरीके से हमारा रोड है, ये ब्रेकर आ गया आपका, ओके। तो अब यहाँ से कोई एक व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल की स्पीड, ओके, और ये व्हीकल खुद हम क्या मान के चल रहे हैं, व्हीकल खुद एक करंट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। व्हीकल क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है, और उसकी स्पीड को हम यहाँ पे मान रहे हैं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे इसकी स्पीड बढ़ने वाली है, मतलब वोल्टेज दोगे, फोर्स दोगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ रही है मतलब ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, मतलब करंट बढ़ रहा है इसके अंदर, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब ये ब्रेकर पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस करंट को, इस व्हीकल को अपोजिशन मिल रहा है। इस व्हीकल को क्या मिल रहा है, अपोजिशन मिल रहा है। इस व्हीकल को यानी कि करंट को अपोज मिल रहा है। तो ये अपोजिशन का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो। करंट को स्टॉप नहीं कर रहा है, याद रखो, वो करंट को क्या कर रहा है, सिर्फ अपोज कर रहा है। समझ मेरी बात आपकी? यानी कि ये ब्रेकर आपकी व्हीकल को रुका नहीं रहा है, यहाँ पे उसकी स्पीड को थोड़ा धीमा कर दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को रुकाने वाला नहीं है, ये व्हीकल को यहाँ पे रुकाने वाला। जैसे कि अब यहाँ पे ब्रेकर के, नॉर्मली आप ब्रेकर से जा रहे होंगे, तो ब्रेकर पे आप, ब्रेकर आने के पहले पहले गाड़ी छोड़ के पैदल जाते हो क्या वहाँ से? नहीं जाते होगे, बराबर है, पैदल तो नहीं जाने वाले हो। तो यहाँ पर ब्रेकर क्या करेगा, सिर्फ इसकी स्पीड को कम करेगा। आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, या फिर आप ब्रेकर से उसका एक तो स्पीड कम करोगे, साइकिल की स्पीड कम करोगे, आप जो भी व्हीकल से जा रहे हो उसकी स्पीड कम करके आप आगे बढ़ने वाले हो। फिर आगे जाके फिर और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी एज यूजुअल, बराबर है। तो ये सिर्फ कुछ देर के लिए आपको अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, अपोजिशन ऑफर करेगा, बाधाएं लाएगा, रुकावटें लाएगा इसके अंदर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसमें फ्लो में जो है बाधाएं लाने वाले या रुकावटें लाने वाले चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। सो दीज आर द डेफिनेशंस, और इन तीनों डेफिनेशंस को काफी आसान तरीके से समझाया गया था ओम्स लॉ में। और ये ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो ओम्स लॉ समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक सारे चीज़ें टर्म्स आपके क्लियर हो गए। सो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू the conductor is directly proportional to the potential difference across that conductor if length, area and temperature of the conductor remains same और remains constant, ओके। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, ओम्स लॉ का, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप जैसे बात कर रहे थे, गाड़ी की स्पीड है, व्हीकल की स्पीड कैसे बढ़ेगी, जब जब आप उसका पोटेंशियल यानी कि जब जब उस पर आप फोर्स लगाओगे तो व्हीकल की स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे स्पीड इंक्रीज किया वैसे आपका व्हीकल आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये चीज़ बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, ये एक्सेलरेटर बढ़ाओगे आप, स्पीड भी बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर अगर से इसको ऐसे लिखूँ मैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट भी बढ़ते जाएगा।
ओके जैसे भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा। कभी कभार आप घर के अंदर देखते हो कि अचानक से आपके फैन में एकदम मतलब लाइट जो है अचानक से काफ़ी इंटेंसिटी देना शुरू करता है, उजाला देना शुरू करता है, या फिर फैन भी जो है काफ़ी स्पीड से रोटेशन होता है अचानक से, तो आप क्या बोलते हैं वोल्टेज ज़्यादा आ गया शायद। तो वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो फ्लो भी इलेक्ट्रॉन का कैसा हो गया, बढ़ गया। फ्लो बढ़ गया मतलब करंट बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ने से क्या बढ़ता है, करंट बढ़ता है। यानी कि वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ने वाला है, हमेशा करंट बढ़ने वाला है। वोल्टेज बढ़ने से क्या बढ़ेगा, यहाँ पे करंट हमेशा बढ़ेगा इसके केस में। सो इसीलिए ये इक्वेशन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली ये सिंबल क्या बताता है, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल कहते हैं। और फिजिक्स में एक परंपरा है, जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकालो तो वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट पुट कर दो। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो यहाँ जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज R इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, V बाय R। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल निकाल के कांस्टेंट पुट करना हमारी जिम्मेदारी होती है, या फिर फिजिक्स की एक परंपरा होती है, उसको हम फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R। R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। जिस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो रहा है, जिसके अक्रॉस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, उसी का रेजिस्टेंस मतलब क्या आ गया, R आ गया। तो ये रेजिस्टेंस किन किन वजह से मिलता है आपको कंडक्टर के अंदर, वो मिलता है लेंथ की वजह से, वो मिलता है एरिया की वजह से, वो मिलता है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर की वजह से, या मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस की वजह से आपको रेजिस्टेंस मिलने के क्या बोलते तो रीजन है सपोज। तो एक बात आपकी क्लियर होगी कि यहां पर रेजिस्टेंस अगर से बढ़ता है तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या होगा, इसके अंदर डिक्रीज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। रजिस्टर इज अ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। करंट को कंट्रोल करने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का। जैसे कि स्पीड ब्रेकर का काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना ही है ना। स्पीड ब्रेकर को हमने रेजिस्टेंस कहा था ना। तो ये जो व्हीकल है काफ़ी स्पीड से आ रहे हुए, सपोज एक स्कूल है, स्कूल के सामने से एक हाईवे गुजर रहा होगा सपोज, तो हाईवे से काफ़ी ट्रैफिक रहेगी और काफ़ी स्पीड से गाड़ी गुजरेगी, वहाँ से व्हीकल्स काफ़ी स्पीड से गुजरने वाले हैं। तो वो व्हीकल के स्पीड पे कंट्रोल लाने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक ब्रेकर लगा देते हैं। उस रोड पे हम क्या कर देते हैं, एक ब्रेकर लगा देते हैं, ताकि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो, वहाँ पे एक्सीडेंट ना हो, कोई डैमेज ना हो। उसी तरीके से ये रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, यहाँ पे करंट को कंट्रोल कर रहा है, ताकि हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस क्या हो जाए, डैमेज ना हो, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस डैमेज ना हो। इसीलिए हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ में आपके। सो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस के अब देखते हैं हम रेजिस्टेंस कौन से पैरामीटर पर डिपेंड है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या लिया हमने, R इज अ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट की तौर पे लिया, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करने के बाद हमको कोई ना कोई एक कांस्टेंट यूज करना है। अब ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस करा था, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट होना जरूरी है। लेंथ का, एरिया का, टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना जरूरी है, तब जाके ये रिलेशन बरकरार रहेगा। कौन सा वाला रिलेशन बोल रहे हैं हम, कि डायरेक्ट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा। ये रिलेशन बरकरार रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उस एरिया की उस कंडक्टर का एरिया कांस्टेंट रखना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब जाके आप करंट बढ़ा सकोगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के बाद। ओके, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया, रेजिस्टेंस। R इज कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट जो किसके बलबूते पे, ओम्स ने बताया है, ओम्स ने बताया था लेंथ, एरिया और टेम्परेचर के बलबूते पे। तो कैसे देखते हैं, मान लो इसकी बात करते हैं फिलहाल हम, कि कैसे यहां पर देखते हैं। सपोज ये हमने इनिशियली देखो भी, इनिशियली हम जब यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहे हैं, उसकी लेंथ हमने 1 मीटर मानी है, तो यहाँ 1 वोल्ट दे रहे हैं हम।
ठीक है। तो अब जब हमें 1 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ से हमने इमेजिन किया इस कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पेयर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। जब मैंने 1 वोल्ट दिया तो करंट कितना 1 एम्पेयर फ्लो होना शुरू हो गया। अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, लेंथ को मैंने कांस्टेंट रखा। लेंथ को कैसा रखा मैंने? कांस्टेंट रखा। तो पोटेंशियल बढ़ाने के बाद हमारा ओम्स लॉ क्या बोलता है? पोटेंशियल बढ़ाने के बाद आपका क्या बढ़ना जरूरी है? करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट हो जाएगा। 2 वोल्ट देने के बाद करंट हम क्या मान रहे हैं? 2 एम्पेयर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। उसी तरीके से 3 वोल्ट देने पे कितना फ्लो हो रहा होगा? शायद हम अज्यूम कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये कितना आएगा? सपोज 3 एम्पियर। अब इसमें आपने देखा होगा कि लेंथ हमने कहीं चेंज नहीं की। अगर से हम लेंथ चेंज करते तो हो सकता था कि 2 वोल्ट बढ़ाने पे हमको 2 एम्पेयर करंट ना मिले, 3 वोल्ट वोल्टेज बढ़ाने पे हमको 3 एम्पेयर करंट ना मिले। ओके, लेंथ अगर से हम चेंज करते थे तो उस केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब उसका जो लेंथ बढ़ने से करंट पे असर गिर सकता था, करंट हमको उतना मिल नहीं सकता था। इसीलिए हमने लेंथ को तीनों भी केसेस में 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट के केसेस में हमने क्या देखा था? लेंथ यहाँ पे कैसी कांस्टेंट थी। और ये हो गया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सपोज यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो हर बारी में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में देखेंगे, यहाँ से मान लो कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे 1 वोल्ट के टाइम पे, दूसरे इसमें भी क्या 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तीसरे इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, है ना। सॉरी, एरिया हमारा कांस्टेंट है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे जब हमने 1 वोल्ट दिया, फिर इसी एरिया में से 20 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इसी एरिया में से 30 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो हमने इस क्रॉस सेक्शन के अंदर देखा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फ्लो बढ़ गया हम मान सकते हैं, और फ्लो बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ गया हम बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था तीनों भी केस में, तीनों भी केस में एरिया ऑफ क्या था? सेम था। इसी के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब वो कैसे? कि अगर से यहाँ पे लेंथ बढ़ती तो करंट हमको उतना नहीं मिलता। लेंथ अगर से इंक्रीज होती थी, लेंथ अगर से इंक्रीज होती थी तो उस टाइम पे क्या हो सकता था? हमको काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देके वो करंट निकालना पड़ता था, करंट हमको उतना अचीव करना पड़ता था। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उसके केस में, लेंथ बढ़ जाने से पोटेंशियल डिफरेंस भी, क्योंकि वर्क ज़्यादा बढ़ेगा आपका। एक जाहिर सी बात है, लेंथ इंक्रीज हो रही है, पॉइंट की पोजिशन सपोज पहले ए और बी ऐसे थे, 1 मीटर डिस्टेंस पे थे, ए से हमको बी तक चार्ज को लेके जाना है तो वर्क कम लगेगा, मतलब हमारे पास वर्क कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसे लग रहा है आपको? कम लग रहा है ना इसकी केस में, बराबर है। और अगर से यहाँ पे ए और बी के बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया तो काफ़ी ज़्यादा वर्क लगेगा, काफ़ी ज़्यादा वर्क लग रहा है तो उतना ही करंट अचीव करने के लिए पोटेंशियल भी कैसे लगेगा आपको? मतलब पहले हम 1 एम्पेयर करंट अचीव करने के लिए 1 वोल्ट लगा रहे थे, अब 1 एम्पेयर के लिए अपने को 1 वोल्ट नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। ओके, तो यानी कि हमारा रिलेशन खराब हो सकता है। कौन सा वाला रिलेशन? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वाला रिलेशन खराब हो सकता है अगर से हम उसकी लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि हमको रुकावटें मिल रही है इसकी वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने, सॉरी लेंथ बढ़ने से हमको पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिलेट करता है? देखो, अगर से इस रूल को हम ऐसे लिखते हैं V/R, I इज इक्वल टू V/R था, सॉरी इसको अच्छे से लिखेंगे, हमारे पास I इज इक्वल टू क्या था? V/R, तो V इज इक्वल टू क्या बनेगा? IR। तो मैं इसके हिसाब से बोल सकता कि वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा जब जब रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तब तब वोल्टेज आपको बढ़ाना पड़ेगा, उतना करंट अचीव होगा फिर जितना हम डिमांड कर रहे थे। 1 वोल्ट के लिए 1 एम्पेयर मिल रहा था, अब यहाँ पे 1 वोल्ट के लिए 1 एम्पेयर नहीं मिलेगा क्योंकि लेंथ बढ़ गई है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा 1 एम्पेयर अचीव करने के लिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लेंथ हमको कांस्टेंट रखना ज़रूरी है, नेसेसरी कंडीशंस में दिया। और एरिया, अब एरिया की बात करते हैं। चलो पहले यहाँ पे देखो, इसमें अगर से मैं मानूं ये पहला इनिशियल एरिया था हमारा, अब यहां पर देखो ये एरिया, ये सपोज एरिया A1 है, यहां पे एरिया A2 है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी चेंज होगा इसका। अब हमने क्या बोला कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे। अब एरिया बढ़ गया तो नंबर ऑफ चार्जेस भी उसके अंदर से ज़्यादा फ्लो हो गए, और एरिया कम हो गया तो नंबर ऑफ चार्जेस कम फ्लो हो गए। यहाँ से नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा फ्लो हो गए, मोर फ्लो हो गए, बराबर है, और यहाँ से लेस फ्लो हो गए। एरिया कम हो गया,
कम फ्लो होने वाले, और फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। तो यानी कि एरिया बढ़ने से क्या हो रहा है, एरिया बढ़ने से करंट भी बढ़ेगा, फ्लो बढ़ गया मतलब करंट बढ़ेगा। एरिया कम होने से क्या हो गया, एरिया कम होने से क्या हो गया, फ्लो, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है मतलब करंट कम हो रहा है इसके अंदर। अब करंट कम हो गया, करंट कम हो गया तो जाहिर सी बात है, हमने रेजिस्टेंस को यही तो बताया था कि रेजिस्टेंस जो है V अपॉन R इस रिलेशन की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगा, यानी कि एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, अपोजिशन बढ़ गया ना, फ्लो उतना नहीं दौड़ पा रहा, फ्लो उतना नहीं हो पा रहा है मतलब अपोजिशन बढ़ गया इलेक्ट्रॉन्स को, अपोजिशन का ही दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे। ओके, इसीलिए हमने बोला रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा उसके अंदर। और एरिया अगर से कम होने से रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया अगर से कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने हेडफोन के, कभी आपने देखे होंगे हेडफोन के अंदर जो अपने वायर्स रहते काफ़ी बारीक साइज के रहते, काफ़ी थीन साइज के रहते, क्यों, क्योंकि उसका एरिया कम है तो जाहिर सी बात है उसका रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो ज़्यादा करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, और कम करंट फ्लो होने की वजह से हमारे कान सेफ रह पाएंगे। ओके, नहीं तो ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हमारे कान तो चले गए समझ लो, है ना। बात समझ में आ रही है आपके, हेडफोन के अंदर जो अपन देखते हैं बारीक 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 वायर आते हैं, और वही अगर से आप हमारे इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर तक जो वायर आता है इसको सर्विस वायर बोलते हैं, उसकी थिकनेस देखोगे आप, उसका थिकनेस ज़्यादा है तो फ्लो भी ज़्यादा रहेगा उसका, हमारे घर तक ज़्यादा फ्लो आएगा उसका करंट का, बराबर है। या फिर आप जो बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे जो 3 तार लगे हुए देखते हैं आप फेस के, उनका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे घर में जो थिकनेस देखते हैं हम काफ़ी नॉर्मल, मतलब फॉर एग्जांपल अगर से इसकी बात करूंगा, इस साइज़ का, नॉर्मल साइज़ का हमारे पास जो है तो वायर यूज़ करते हैं हम घर में, और जो है इसके जो वो साइज़ होता है तो उसका एरिया ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो होता है इसमें से, और इसमें से करंट कम फ्लो होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट कंट्रोल हो पाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, करंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हम करंट को कंट्रोल कर पाएंगे इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया आपके बेसिक डेफिनेशंस। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या बताया फिर, वोल्टेज इज इक्वल टू या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू आर, ये हो गया आपका ओम्स लॉ। तो आप जब भी किसी रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस का सिंबल जो है इस तरीके से होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे 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 जिगजैग करके फ्लो होने वाला, ऐसे अपन इमेजिन करते हैं। यहाँ से करंट जाएगा, ये रेजिस्टेंस है, जब भी इस रेजिस्टेंस में जाएगा इसकी स्पीड कोई कुछ ना कुछ ड्रॉप होगी, स्पीड को हम वोल्टेज बोल रहे हैं, तो ये आ गया आपका ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। तो वोल्ट रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज क्या होता जाएगा, ड्रॉप ज़्यादा होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, मतलब ड्रॉप यानी कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे धक्का देने के लिए वोल्टेज ज़्यादा लगेगा उसके केस में, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा आपको ये केस कि हाँ। और एक टर्म्स, अब इसके बेसिस पे आपको इसने बताया था ओम्स में, और ओम्स लॉ में और एक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलेगी, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर से ये दो इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं तो ये आपको इस तरीके से मिलेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो हम इसको अब फिजिक्स की परंपरा फॉलो करते हुए ऐसे लिख सकते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल रिमूव करो और कोई ना कोई एक कांस्टेंट पुट करो, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है that constant is called as, this symbol is called as rho। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, रो, सॉरी RHO, रो, ठीक है। रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर ऑफ द मटेरियल, ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल बोलेंगे अपन। ओके, जो टाइप का सब्सटेंस यूज करे वाला है, जो टाइप का मटेरियल इस्तेमाल करे वाला है, उसकी रेजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बोलेंगे अपन इसको। रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से भी इसको हम पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका यूनिट क्या आएगा फिर, तो इसका यूनिट आएगा, अगर से मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो देखो इसका यूनिट क्या आएगा, R का क्या है, ओहम है, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का क्या है, मीटर है। तो यहाँ का एक यहाँ का एक हम कैंसिल हो गया, तो आपको इसका यूनिट मिला ओहम मीटर।
ओहम मीटर, या इसको ओहम को ब्रेकर के सिंबल की तरह लिखते हैं। ये हो गया आपका ओहम मीटर, ठीक है। दिस इज द सिंबल साइन ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है नीट में, और पूछे वाला है क्वेश्चन कि लेंथ और एरिया चेंज होने से रेजिस्टिविटी चेंज होगी क्या? नहीं, रेजिस्टिविटी ऑफ ईच मटेरियल इज डिफरेंट। ओके, मतलब हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी क्या आएगी? अलग अलग आएगी। अब मटेरियल मतलब कौन से? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल में भी कई सारे मटेरियल्स देखते हैं आप, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये दो अलग अलग मटेरियल है, तो इनकी रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी? भले ही दोनों कॉपर, दोनों भी मेटल है, लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी? अलग अलग होगी। ओके, सो ये आज हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये डिस्कस किया है। देखते हैं इसके अंदर हमने पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि इसके मेन किरदार कौन से हैं, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। और ये किरदारों को एक साथ लाने वाला कौन है? बंदा, दैट इज ओम्स लॉ। मतलब इनका डायरेक्टर कौन है? ओहम से हम बोल सकते हैं V इज इक्वल टू IR, ठीक है। इनका रिलेशन अपने को बताने वाला ये बंदा है कि जितना क्या बोलते हैं, तो विलन स्ट्रांग होगा उतना यहाँ पे हीरो भी स्ट्रांग होते जाएगा। जितना विलन स्ट्रांग उतना हीरो स्ट्रांग, समझे? ये हमने डिस्कस किया। तो आज कुछ बेसिक डेफिनेशंस हमने डिस्कस किया है। अगर से आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिज़िक्स से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलते जाएंगे और आप हमारे साथ फिज़िक्स को एक आसान तरीके से पढ़ सकते हैं।